हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट में। मैं हूं निशांत कुमार और आज आप सब जानेंगे इस वीडियो में NCERT बुक का क्लास 10th का हिस्ट्री बुक का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर है। और इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सब चैप्टर का नाम को समझेंगे कि इसका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसमें वहाँ के राजा कौन थे, क्या थे, इस सब के सारी चीज़ों के बारे में हम सब इस वीडियो में जानेंगे। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद किसे कहते हैं। तो यूँ समझिए कि निरंकुशवाद का मतलब होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। मतलब कि वैसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पे हम कोई भी या फिर किसी प्रकार की अंकुश नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमारी भारत में क्या निरंकुशवाद सरकार है? जी नहीं, भारत में निरंकुशवाद सरकार नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता सरकार पे उंगली उठाती है, सरकार पे अंकुश लगा सकती है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन यही अमेरिका, ब्रिटेन, इस सब देशों पे कोई भी व्यक्ति, कोई जनता सरकार पे उंगली नहीं उठाता है। वहाँ की मीडिया भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। और वहाँ पे लेकिन झारखंड मतलब भारत की मीडिया स्वतंत्र है। यहाँ की कोई भी मीडिया सरकार के विरुद्ध में, सरकार के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में मतलब कुछ भी बोल सकती है। यहाँ की सरकार उन सभी मीडिया या फिर जनता पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। अब मैं समझता हूँ कि आप सब निरंकुशवाद समझ चुके होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, कल्पनादर्श क्या है। कल्पनादर्श का दूसरा नाम यूटोपिया है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको यूटोपिया भी पूछेगा कि यूटोपिया क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कल्पनादर्श याद करके जाते हैं और यूटोपिया आ जाता है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत कठिनाई होती है। आप समझ लीजिए कि कल्पनादर्श का ही दूसरा नाम यूटोपिया है। अब इसका आंसर को समझते हैं। एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, उनका सपना साकार होना लगभग असंभव है। मतलब समझ लीजिए कि वैसी सपना जो असंभव है। जैसे हम अभी करोड़पति हैं और हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा करोड़पति हैं, तो वैसी विचार आपके लिए बहुत खतरनाक है। और कल्पनादर्श भी उसी प्रकार है, ठीक उसी प्रकार है। कल्पनादर्श का मतलब होता है कि आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं लेकिन आपके पास है कुछ नहीं, उसे यूटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा एकता की भावना को महसूस करना, जो एक समान इतिहास और साझी संस्कृति के अलावा बदलते हुए समाज को बनाने की इच्छा रखता है, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब कि समझिए कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि लोग मतलब अपने ही देश में अच्छे से एक साथ मिलके एकता रहती हैं, एकता की भावना को महसूस करते हैं। मतलब कि आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक समान इतिहास, भाषा, मतलब आपकी भाषा भी एक समान होनी चाहिए। साझी संस्कृति मतलब अलग अलग धर्म के लोग भी रह के एक साथ बर्ताव करें और ऐसे समाज बनाते हुए मतलब अच्छे समाज की बनाने की इच्छा रखते हैं, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट की संक्षिप्त टिप्पणी करें। मतलब उसके बारे में ये भी बोल सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो आप ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट पे लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में रोम सागर द्वीप के कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त किए, जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। और उसके बाद में उन्हें फ्रांस का पहला सम्राट घोषित कर दिया गया था। और नेपोलियन के द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक नागरिक संहिता बनाया गया, जिसे नेपोलियन का संहिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स मैसनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब वीडियो मतलब ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ 10th में ही नहीं पूछते हैं, बल्कि आपको आने वाले
कंपटीशन एग्जाम वगैरह वगैरह में भी आपको ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछता है। और ये क्वेश्चन है कि जियोत्सु मेसनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1807 ईस्वी में जनेवा। जनेवा कहाँ है, तो इटली में एक जनेवा शहर है जहाँ पे जियोत्सु मेसनी का जन्म हुआ था और वो 1807 ईस्वी में था। और अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली नामक संगठन को कब और किसने स्थापित किया था। यंग इटली नामक संगठन को कब और किसने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा जियोत्सु मेसनी। और ये कब किया था, सन 1831 ईस्वी में। सन 1831 ईस्वी में जियोत्सु मेसनी ने यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। मतलब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ और इसके लेखक के नाम है मॉन्टेस्क्यू। जी हाँ, इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपलब्ध के लेखक कौन थे। सामाजिक उपलब्ध के लेखक कौन थे। सामाजिक उपलब्ध एक बुक है और उसके लेखक थे रूसो। जी हाँ, रूसो ने कई एक बुक लिख दिए हैं और इसका सबसे प्रसिद्ध बुक सामाजिक उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि विक्टर एमेनुअल द्वितीय कौन थे। विक्टर एमेनुअल द्वितीय कौन थे। तो इसका सही आंसर है सार्डिनिया पीडमेंट का शासक। सार्डिनिया पीडमेंट एक जगह का नाम है और वहाँ के शासक थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय। इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि प्रथम द्वितीय, तो इसका द्वितीय लिखना जरूरी है क्योंकि विक्टर एमेनुअल बहुत सारे थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये सार्डिनिया पीडमेंट का शासक थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय। जी हाँ, आप लोग प्रथम या फिर तृतीय नहीं लिख दीजिएगा, इसमें होगा विक्टर एमेनुअल द्वितीय। अगला क्वेश्चन है काउंट कैमिलो द काउर कौन थे। काउंट कैमिलो द काउर कौन थे। इसका सही आंसर है विक्टर एमेनुअल द्वितीय का मंत्री। विक्टर एमेनुअल द्वितीय का मंत्री थे, उसके बहुत सारे मंत्री थे और उस मंत्री में से एक मंत्री थे काउंट कैमिलो द काउर। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क कौन थे। बिस्मार्क पर्सा के चांसलर थे और ये 1862 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। इसका सही आंसर है दिदरो। दिदरो ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है गौरीबॉल्डी कहाँ का निवासी था। तो इसका सही आंसर है सार्डिनिया का। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया का लेखक कौन थे। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया के लेखक। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका था कि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप के सारे देशों में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 10th में ही नहीं बल्कि आगे चल के कंपटीशन का भी एग्जाम में पूछ सकता है कि यह कथन किसका है कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने यह कथन कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जोसेफ मेसनी पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इस क्वेश्चन को घुमा के इस तरह भी पूछेगा कि जोसेफ मेसनी का वर्णन करें या फिर जोसेफ मेसनी। तो हम इसका आंसर होगा कि जोसेफ मेसनी इटली के राष्ट्रवाद के मसीहा था। वह 19वीं शताब्दी के दौरान इटली पे शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक कार्बोनारी गुप्त क्रांति संगठन से जुड़ गया और 1831 ईस्वी में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की। और जोसेफ मेसनी इटली का एकता और युवा शक्ति पे बहुत अत्यधिक विश्वास रखता था। और जोसेफ मेसनी एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता भी था और उन्होंने जन संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया और उन्होंने कहा था कि पहले तुम मानव हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक या यन कुछ। अब समझिए कि जोसेफ मेसनी इटली का राष्ट्रवाद का मसीहा था। इसका मतलब है कि जोसेफ मेसनी राष्ट्रवाद का मसीहा का मतलब होता है, जैसे आप सब जानते होंगे कि कोई कहता है कि मतलब बहुत कोई, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा हैं, मतलब कि गरीबों के लिए मतलब जो ज़्यादा कार्य करने वाले को मतलब जिस क्षेत्र में कोई किसी ज़्यादा काम करता है तो उसे मसीहा कहते हैं। जैसे कोई गरीबों का मसीहा होता है, कोई बेरोजगारी मतलब रोजगार देने वाले मसीहा होते हैं। इसी प्रकार से जोसेफ मेसनी इटली का राष्ट्रवाद का मसीहा था। राष्ट्रवाद का क्वेश्चन था, राष्ट्रवाद में पहले भी बता चुका हूँ।
और राष्ट्रवाद का मसीहा था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान, इटली एक देश है जहाँ पे शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्र का मतलब होता है विभिन्न पार्टियों के लोग, मतलब विभिन्न संगठन के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग जो वहाँ पे इटली पे शासन कर रहे थे, उसको वहाँ से हटाने के उद्देश्य से जोसेफ ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गया और उन्होंने 1831 में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की। और जोसेफ ने इटली की एकता और युवा शक्ति, मतलब कि वहाँ की एकता, भाईचारा और वहाँ की मतलब और युवा शक्ति मतलब जो नौजवान है वहाँ की जो बल है उस पर बहुत भरोसा रखते थे, बहुत ज़्यादा अत्यधिक विश्वास रखते थे। और जोसेफ ने एक महान दार्शनिक का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आके यहाँ का आर्थिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। और दूरदर्शी राजनेता, मतलब जो दूर का दर्शन करने वाला नेता और राजनेता में तो आप सब जानते होंगे, नेता जो लीडर और राजनेता का मतलब होता है कि जो हीरो होता है, एक्टर होता है वो। और उन्होंने जन संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया था और कहा था कि तुम पहले किसी मानव हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक या कुछ। जोसेफ ने 2 गुप्त संगठन का स्थापना किया था। पहला मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप, मतलब उन्होंने 2 गुप्त संगठन का स्थापना किया था। पहला था मार्सेई में यंग इटली का स्थापना किया था और दूसरा बर्न में यंग यूरोप का स्थापना किया था। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जोसेफ गणतंत्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह मतदान का वह प्रक्रिया जिसके जरिए या जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष चुनाव करके किसी क्षेत्र में लोगों से स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए पूछा जाता है, जिसे जनमत संग्रह कहा जाता है। इसका अथवा में एक और क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा इजी है। यह प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों से प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जिसे जनमत संग्रह भी कहते हैं। मतलब इसमें समझिए, जनमत संग्रह जैसे आपके घर हैं और घर में बहुत सारे लोग हैं और किसी त्यौहार है, अब मतलब मान लीजिए कहीं आपको जाना है, कहीं फंक्शंस हैं, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग में और एक मालिक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मत जाइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जाइए। तो वहाँ के जो मालिक होंगे, घर के मालिक होंगे, वो घर सभी से पूछेंगे एक एक करके और देखेंगे कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक लोग की बात को रखी जाती है। जनमत संग्रह में भी ठीक उसी प्रकार है। मैं एक और एग्जांपल के साथ आप सबको समझाना चाहूँगा कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ एक टीचर है। टीचर सारे बच्चों को पूछ रहे हैं कि क्या कल स्कूल छुट्टी रहनी चाहिए। अगर छुट्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक हैं और छुट्टी ना रहने के पक्ष में बहुसंख्यक हैं, तो वहाँ के शिक्षक छुट्टी नहीं रखेंगे, क्योंकि छुट्टी ना रखने के पक्ष में बहुसंख्यक हैं और जनमत संग्रह में अल्पसंख्यक का मायने नहीं रहता है, उसमें बहुसंख्यक का मायने रहता है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवाद लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। बड़े अर्थों में उदारवाद कानून का समक्ष से समानता, आम सहमति से बनी सरकार, शासक वर्ग, पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग विशेषाधिकार की समाप्ति तथा सभी नागरिकों के लिए मताधिकार का समर्थन करता है। उदारवाद का मतलब समझिए कि ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ादी या स्वतंत्रता, जिसको फ्रीडम भी कहते हैं। और बड़े अर्थों में इसका कहा जाए तो उदारवाद कानून के समक्ष समानता, आम सहमति से बनी सरकार, शासक वर्ग, पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त करना था। जैसे विशेषाधिकार क्या होता है? जिसे बहुत सारे लोगों को जन्म से ही अधिकार मिलता है, विशेष अधिकार मिलता है, उसे विशेषाधिकार कहते हैं। और उसको समाप्त करके और सभी नागरिकों के लिए एक मताधिकार का समर्थन करना था, जिसे उदारवाद कहा जाता है। अगर आप चाहेंगे कि हमारे इस
मतलब इस क्वेश्चन आंसर को नोट करेंगे तो आप हमारी वीडियो को रुक करके उतार भी सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिट होगी। और अगला क्वेश्चन है, निजातीय से क्या अभिप्राय है? किसी समुदाय के एक साझा नस्ली, जनजातीय या संस्कृति पृष्ठभूमि पर निजातीय के नाम से जाना जाता है या समुदाय की पहचान को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन थे? इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सारियो चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियो फ्रांसीसी मतलब फ्रांस का चित्रकार था, जो अलग अलग तरह की कला को बनाता था, अलग अलग जैसे मूर्ति में कला बनाता था, ये मतलब हाथ कॉपी में मतलब पेज में भी कला बनाता था, ये चित्र को बनाता था, जिसे फ्रांसीसी चित्रकार भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता के क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन की नागरिक संहिता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, देखिए दोस्तों, आप लोग एसएसटी में कोई भी क्वेश्चंस का आंसर मतलब एक साथ मिला के नहीं दीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा और अगर लिखेंगे भी ज़्यादा मतलब ऐसे जमा करके लिखेंगे तो आपको वहाँ पे टीचर बहुत कम नंबर देंगे। अगर वही आप सजा के नंबर बाय नंबर पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपको आई थिंक मतलब वहाँ के टीचर ज़्यादा नंबर देंगे। इसलिए आप सब पॉइंट बना के लिखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला पॉइंट इसका है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। नेपोलियन की संहिता के जरिए प्रशासन को सरल विभाजन किया गया। पहला पॉइंट को समझिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, मतलब जो जन्म से प्राप्त था विशेषाधिकार, जैसे बहुत सारे लोग हैं दलित हैं, बहुत सारे मतलब बैकवर्ड है, बहुत सारे फॉरवर्ड हैं। तो बैकवर्ड को क्या होता है ना कि जन्म से ही अधिकार उसके छीन लिए जाते हैं, और फॉरवर्ड को ज़्यादा अधिकार मिलता है, कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। और नेपोलियन की संहिता के जरिए प्रशासन का सरल विभाजन किया गया, मतलब वहाँ के जो प्रशासन थे बहुत सारे, मतलब जैसे नेपोलियन फ्रांस के थे, तो फ्रांस में क्या होता था ना कि वहाँ के जो मतलब चौकी थे, पुलिस चौकी थी, वहाँ पे बड़े बड़े लोग ही जाके अपना मतलब FIR दर्ज करा पाते थे, जिसके लिए लोग आम जनता को बहुत सारी दिक्कत होती थी। और नेपोलियन की संहिता के जरिए वहाँ के प्रशासन व्यवस्था को बहुत सरल बना दिया गया, जिससे कोई भी आदमी जाके अपने पुलिस चौकी में किसी के प्रति FIR दर्ज करा सकता है, और वो व्यक्ति के मतलब वो व्यक्ति के साथ इंसाफ होता था, नया होता है। तीसरा पॉइंट है, फ्रांस में जो समानती प्रणाली थी उसका अंत किया गया, मतलब जो समानती प्रणाली थी उसका अंत किया गया। और चौथा है, इस संहिता के अंतर्गत वहाँ यातायात एवं संचार प्रणाली में सुधार किया गया, मतलब कि वहाँ पे जो उस संहिता के अंतर्गत क्या था ना कि यातायात और संचार। यातायात का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मतलब यातायात, जैसे यहाँ से वहाँ जाना है, मतलब कुछ सामान को यहाँ से वहाँ आयात निर्यात को ही यातायात कहते हैं। और संचार मतलब जैसे लोगों के विचार को मतलब यहाँ से वहाँ, जैसे मीडिया या फिर इस प्रणाली में सुधार किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछते हैं, और इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की निम्नलिखित भूमिका थी। पहला पॉइंट है, राष्ट्रवादी संघर्षों में सारे संसार की महिला ने अहम भूमिका निभाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, और महिलाएं चाहती थी अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती थी, और इसलिए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा का विषय बन चुका था। अब धीरे धीरे महिलाओं ने राजनीतिक संगठन का स्थापना करने लगे, अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे राजनीतिक बैठकों में भी भाग लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति उदारवादी तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मार्ग खोल दिए गए। पांचवा पॉइंट है इसका कि सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट संसद सभा की आयोजन की गई थी, तब वहाँ पे महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने की इजाज़त दी गई, और यह महिलाओं की सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे?
जिस तरह उसे चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति के दौरान कलाकारों ने न्याय, स्वतंत्र तथा गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप को छवि का प्रयोग किया। इनमें मारियान और जर्मेनिया की छवि राष्ट्र रूपक बनी। अब इसमें पॉइंट बना कि मारियान के बारे में पहले लिखिएगा, उसके बाद जर्मेनिया के बारे में लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग मारियान के बारे में जानिए। मारियान नारी रूप को मारियान में लिखिएगा, नारी रूप का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया और फ्रांस में उसे स्थानीय लोकप्रिय नाम मारियान दिया, जिसमें राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया गया था। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और तथा कलगी उसके मतलब वहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह थे। और मारियान की प्रतिमाएं वहाँ के सार्वजनिक चौक चौराहे पे भी लगाया गया ताकि वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक की याद वहाँ के जनता को आते रहे। और इसी राष्ट्रीय प्रतीक को इसकी छवि को सिक्के तथा डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसके बाद जर्मेनिया की बात कीजिए तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई और ये चाचू सभी व्यक्तियों में जर्मेनिया बलूतवीर की पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन में बलूतवीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन रैंक की रक्षा करती है और यह तस्वीर न्याय व गणतंत्र तथा स्वतंत्रता जैसी विचारों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करती है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य देन क्या हैं? इसका सही आंसर है कि फ्रांस की क्रांति 1789 से 1815 के द्वारा प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के साथ आ गई। इस क्रांति ने यह घोषणा कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र की गठन होगा और वे ही उनकी नीतियां तय करेंगे। दोस्तों, आप इस NCERT क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट में इस वीडियो में आप सबको समझ आई होगी।